What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 7 of the GNG 3.0 और आज पहले बिजनेस स्टडीज पढ़ लो क्योंकि मैं था कहीं बाहर और मैं फटाफट भाग के आया बीच में से मीटिंग्स छोड़ के। मैंने कहा रुको यार, अभी मेरे कुछ काम पेंडिंग है, मुझे 2.5-3 घंटे का समय दो, मैं वीडियो शूट करके फिर वापस आता हूँ तुम्हारे पास। बट मुझे पता है अगर अकाउंट्स पहले शूट करूंगा वो वीडियो बड़ी होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइए पहले जल्दी से बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी आपको देता हूँ आज 4 बजे, ठीक है? चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तुम जाके अटेंडेंस लगा दो। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग में ही कि कितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, फंक्शनल, डिविजनल, ऐसे इसमें होता है कि 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल, ठीक है? अब तुम इसको ऐसे समझो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल डिफाइंड है, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेल डिफाइंड है, सबको अपनी पावर्स पता है, सब बस अपनी पोजीशन के अंडर ही बातचीत करते हैं और फॉर्मल ही बातचीत करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके एक सर्टेन रूल्स हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, यूनिफॉर्म है वहां पे। तो चीजें क्या है कि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका गोल एक पर्टिकुलर अचीव करना है ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद वहां पे हर चीज बहुत क्लैरिफाइड है, हर चीज बताई गई है। लेकिन जब तुम वहां पे जाते हो तो तुम्हारी दोस्ती यारी भी होती है, आपस में भी बैठते हो, हंसी मजाक भी करते हो, और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ चलता है। तो वो हो गया इनफॉर्मल। लेकिन वो किसी ने बनाया नहीं, वो खुद बन गया, राइट? और वो फॉर्मल से ही बना, तुम एक फॉर्मल अरेंजमेंट का पार्ट बने, वहां से इनफॉर्मल निकल के आया। तो ध्यान रखना, फॉर्मल इंटेंशनली बनाया जाता है, इनफॉर्मल खुद बन जाता है। फॉर्मल में सब कुछ क्लैरिफाइड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? फॉर्मल का गोल जो है वो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, इनफॉर्मल सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, राइट? देखो क्या बोल रहा है, formal organization refers to organization which is designed by management to accomplish a task, which is designed, बनाया जाता है। It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, बहुत clearly बताता है कि क्या authority है, क्या responsibility है, and there is a systematic coordination among various activities, हर activities का systematic coordination होता है to achieve organizational goals, ताकि organizational goals क्या करे जा सके, अचीव करे जा सके। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद क्या क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है जो चीजें मैंने आपको बताई है। इट इज डेलिबरेटली डिजाइन, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली इसको डिजाइन किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि खुद बन गई, ठीक है? दूसरा, इसमें सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि आपकी क्या जॉब है, आपका क्या पावर्स हैं, आपके क्या रोल्स हैं। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद सारे के सारे एफर्ट्स को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करा जाता है, क्योंकि देखो क्लैरिटी होती है, देखा जाता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन से चलता है। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस काम को दी जाती है, इसमें आपसी रिश्तों की बात नहीं होती, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, कोई साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब फॉर्मल में आता है बेटा। इसके क्या क्या फायदे होंगे? फायदे तो बहुत ही आसान है, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, सब कुछ क्लियर होगा, डिफाइंड होगा, तो कोई कंफ्यूजन केओस नहीं है, सिस्टमैटिक होगा। दूसरा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो सर्वाइवल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो ग्रोथ हो, सारे हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा काम सिस्टमैटिकली डिवाइडेड है, सारा काम सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेटेड है, तो डुप्लीकेशन का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहता है सारी एक्टिविटीज में, सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है? सिंपल है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है। चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि लेवल्स प्रॉपर्ली बने होते हैं कि कौन सबसे ऊपर, कौन उसके नीचे, कौन उसके नीचे, तो सब कुछ बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। उसके बाद एम्फेसिस यानी फोकस किस पे होता है? काम पे होता है। फॉर्मल में जो फोकस रहेगा ना, वो सिर्फ काम पे रहने वाला है। बढ़िया सर। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके? कई बार बच्चों डिले हो जाता है एक्शन में। सर एक्शन में मतलब डिसीजन मेकिंग में बोल सकते हो, काम में बोल सकते हो। सर डिले कैसे हो जाता है? देखो एक बात समझो,
फॉर एग्जाम्पल ए है, फिर बी और सी, फिर डी और ई, फिर एफ और जी, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अब क्योंकि फॉर्मल है, अब जी को कोई डिसीजन लेना है, लेकिन उसकी जो पावर है वो ए देगा, तो पहले इसको इस तक पहुंचना पड़ेगा, फिर यहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर ये जहां जाएगा, फिर ये इसको जवाब देगा, इसको जवाब देगा, फिर इसके पास आएगा। तो इतने में तो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए जो पावर चाहिए वो मिली ही नहीं, पावर नहीं मिली तो जो हमें अचीव करना था, जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो मिस हो गई। तो बोल रहा है कई बार ना एक्शन बहुत डिले हो जाता है क्योंकि हम स्केलर चेन फॉलो करके चलते हैं। उसके बाद बेटा ये सोशल नीड्स को इग्नोर करता है। सोशल नीड्स का मतलब कि अगर एम्प्लॉई, जैसे तुम लोग हो, तुम कभी कभी थके थके फील कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन स्कूल जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो स्कूल को तुम्हारी सोशल नीड से मतलब नहीं है, वो तो अपनी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर चलेगा। अब जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो तो तुम्हारा मन है छुट्टी करने का, लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी सोशल नीड्स को इग्नोर करता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है फोकस सिर्फ काम पे होता है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप कैसे हो, अच्छा फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल कौन सा है बेटा? जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन के अंदर से अच्छी फ्रेंडशिप निकलना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, ये सब इनफॉर्मल का पार्ट बनता है। देखो बोल रहा है इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स बन जाते हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये बच्चों ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब ध्यान रखना यहां पे सब जगह स्ट्रक्चर वर्ड जरूर यूज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, फंक्शनल डिविजनल। ये काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड द मेन पर्पज ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका फोकस बस सेटिस्फैक्शन पे होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, थके थके फील करते हैं, तो फिर वीकेंड्स पे हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं, कोई पार्टी कर लेते हैं, कोई मूवी देखाते हैं, कुछ वैसे ही घूम फिर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है ना, सारी थकान उतर जाती है। तो वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही तो है, वो सब इनफॉर्मल से आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। चल जा भाई, क्या हो गया? फीचर्स देखो, सबसे पहले ये डेलिबरेटली नहीं बनाया जाता, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। हम दोस्त देख के नहीं बनाते, वो बन जाते हैं बस खुद से, है ना, तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। दूसरा, कोई रूल्स नहीं होते इन ग्रुप्स के अंदर, कोई बिहेवियर का स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे स्कूल में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। उसके बाद ये कोई भी फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं करता, कोई किसी से कहीं भी बात कर सकता है, कोई स्केलर चेन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद कोई इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। उसके बाद जो एग्जिस्टेंस है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मल से निकल के आता है। तो ये कहां से आता है? ये डिपेंडेंट किस पे होता है? फॉर्मल पे। फॉर्मल में से ही इनफॉर्मल निकल के आता है। इसके एडवांटेजेस देखो बच्चों, वहां पे कम्युनिकेशन डिले होता था, यहां पे फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि कोई चेन नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है, आप जिससे चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो बात कर सकते हो। दूसरा, सोशल नीड्स फुलफिल करता है, वो इग्नोर करता था सोशल नीड्स। कैसे फुलफिल करता है? आप अपना सुख दुख बांटते हो, हंसी मजाक करते हो, अच्छा फील करते हो, फीडबैक प्रॉपर मिलता है। बच्चों अगर आप ऑफिशियली किसी से कोई फीडबैक मांगोगे ना, तो शायद वो अच्छे से ना दे, लेकिन जब आप उससे दोस्ती यारी करके, फ्रेंडशिप करके, इस तरीके से कोई फीडबैक मांगोगे तो वो जेन्युइन फीडबैक देगा आपको। तो जेन्युइन फीडबैक हमेशा इनफॉर्मल में मिलता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहले र्यूमर्स बहुत स्प्रेड होते हैं। र्यूमर्स स्प्रेड होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ना सुनी सुनाई बातें बहुत फैल जाती हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि भाई लेट सपोज चिंटी की एक्टिवा खराब हो गई, अब चिंटू ने बोला चल मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। अब चिंटू ने सिर्फ हेल्प के लिए चिंटी को घर छोड़ दिया। अब चिंटू के दोस्तों ने देख लिया, अगले दिन सुबह कर रहे होंगे, चिंटू हमने देखा था भाई साहब क्या चल रहा है, ऐसे देखो। तो र्यूमर्स है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग फैक्ट्स पे नहीं बिलीव करते, देखी दिखाई चीजों को फैला देते हैं इसके अंदर। उसके बाद कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता इसके अंदर, कोई सिस्टमैटिक चीजें नहीं है। अगर आपके स्कूल में बहुत ज्यादा इनफॉर्मल चीजें बढ़ेंगी तो वर्किंग डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, राइट। तीसरा बोल रहा है इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। बोल रहा है अगर आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के ही अगेंस्ट जा रहा है, पॉलिसीज के ही अगेंस्ट जा रहा है, तो उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं बच्चों। उसके बाद बोल रहा है मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका फोकस इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे होता है, जिसके चक्कर में कई बार ऑर्गेनाइजेशन का हित भूल जाते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं होते। बढ़िया सर। फिर एक डिफरेंस है बेटा, मीनिंग, ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बनाता है, ये सोशल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप से बनता है। ओरिजिन, ये कंपनी के रूल से बनता है, ये सोशल इंटरेक्शन से बनता है। अथॉरिटी, इसके अंदर आपके पास उतनी पावर जिस पोजीशन पे आप हो। इसके अंदर पावर किससे मिलती है? पर्सनल क्वालिटीज से। ग्रुप जिसको अपना लीडर मानना चाहे उसको मान सकता है। इसके बाद बिहेवियर, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यहाँ पे ऐसे कोई बिहेवियर, कोई पैटर्न नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे बिहेव कर सकते हो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्केलर चेन फॉलो करता है, इसमें ऐसा कोई स्केलर चेन नहीं है, कहीं भी कम्युनिकेशन जा सकती है, इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी से बात हो जाना। ये रिजिड होता है, रूल्स मानने पड़ते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर्स ही लीडर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीडर्स ग्रुप चूज करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब आ रहा है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये तुम्हारे पेपर में आ रहा है इस साल, 100% तुम्हारे पेपर में आएगा। तुम आ जाना इस वीडियो के अंदर, जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा तुम दे के आओगे, तुम चेक कर लेना इस वीडियो में, आज ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आके कमेंट जरूर करना कि सर हाँ आपने बताया था जीएनजी में और ये पेपर में आ गया। अभी बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे पेपर में 2026 में कौन सी तारीख को है तुम्हारा पेपर बिजनेस स्टडीज का, उस दिन तुम्हारे एग्जाम में मिलेगा तुम्हें कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? बच्चों एक बात समझो, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हूं, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं सब कुछ करने का प्रयास करूंगा ना तो मैं बहुत सारी चीजें मिस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वही 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मैं सब कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को थोड़ा सा लेस बर्डन करने के लिए अपना काम थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे से अगला जो सबॉर्डिनेट है क्या वो केपेबल है, अगर वो केपेबल है तो मैं उसको थोड़ा सा अपना काम दूंगा कि यार तू मेरा काम कर दे, उसके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि उसको वो काम करने को मिल रहा है जो उसका सुपीरियर करता है। और मेरे लिए रिलीफ है, मेरे लिए क्यों रिलीफ है? क्योंकि मैं अपना टाइम सेव करके उन चीजों पे ध्यान दे सकता हूं जो मुझे पहले नहीं कर पा रहा था मैं, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। मैनेजर अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए ही डिवाइड्स द वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम। जो मेरे अंडर मेरा इमीडिएट सबॉर्डिनेट होगा, मैं देखूंगा कि मेरे अंडर जो जो लोग हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, मैं उनको क्या काम दे सकता हूं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स मैं उनसे काम कराता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि मैं उसको बोलूंगा कि भैया मैं आपसे जवाब लूंगा अगर आपने गलत करा तो, आपकी जवाबदेही है इस चीज पे, मैं आपको भले ही कोई काम दे रहा हूं लेकिन आपको अच्छे से करना है, यू आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, ठीक है बेटा। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर, बेटा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है, नीचे की तरफ ट्रांसफर करना, क्या? अपनी पावर्स, अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। परफेक्ट। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं बेटा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वन बाय वन सारी चीजें पढ़ते हैं। अथॉरिटी का क्या मतलब है सर? अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों पावर टू टेक डिसीजंस। भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कितना पावरफुल हूं ये मेरी अथॉरिटी से पता चलता है कि मुझे क्या क्या डिसीजन लेने का अधिकार है। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कहां से आती है? आपकी पोजीशन से आती है। आप जिस पोजीशन पे हो वहां से आपको अथॉरिटी आएगी। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। इट डिटरमाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इससे यह भी पता चलता है कि आप किस पोजीशन पे हो, आपके अंडर कौन कौन है, वो कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी आपके पास उतनी ही है जितना आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। अथॉरिटी किससे आती है? स्केलर चेन से आती है। एंड इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। आप नीचे की तरफ पास ऑन करते हो अथॉरिटी, ये हमेशा डाउनवर्ड होती है। सुपीरियर, एक सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को पावर्स दे सकता है, राइट। नीचे वाला ऊपर वाले को क्या पावर देगा? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू
सबॉर्डिनेट। और फेओल ने क्या बोला था कि खाली अथॉरिटी अगर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अथॉरिटी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी भी दो, सिर्फ पावर मत दो। अगर आप किसी को सिर्फ पावर देते हो तो वो उसका मिस यूज करेगा, तो पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बच्चों ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। भाई तुमने मुझे पावर दी कि सर आप जैसा पढ़ाओगे हम वैसा पढ़ेंगे, आपके ऊपर हम पूरा भरोसा करते हैं, मेरे पास पावर आ गई, मैं तुम्हें जो बोलूंगा वो तुम करने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या उसके साथ साथ मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी आई बच्चों, कि बच्चों का भरोसा है, बच्चों का ट्रस्ट है, बच्चे विश्वास करते हैं, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी है। तो हर साल और ज्यादा मेहनत करता हूं, और ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता हूं कि और बढ़िया करूं, और बेटर करूं, और चीजें करूं, है ना। तो पहले जब मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत छोटे से लेवल से करी थी, 11th से करी, फिर 12th करा, अभी हम CUET करते हैं, CA करते हैं, CS करते हैं, CMA करते हैं। तो हम बच्चों को कितना कुछ करा रहे हैं। तो बच्चे DC को जानते हैं, बच्चों का DC पे भरोसा है, बच्चे समझते हैं कि हाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे करियर का बढ़िया शुरुआत हो जाती है और हम करियर बना पाते हैं, राइट। अभी हम लोग सिर्फ 11-12 तक तो सीमित नहीं है, हम तो कितना कुछ पढ़ा रहे हैं, है ना, और बच्चे करियर बना रहे हैं, हमारे बच्चे रैंक्स ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब जिम्मेदारी को समझते हैं हम अपनी, राइट। सिर्फ पावर सफिशिएंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। तो देखो बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी। आपको प्रॉपरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन मैनेजर पासिस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। तो जब एक मैनेजर अपनी कुछ जिम्मेदारी भी अपने सबॉर्डिनेट को देता है तो वहां भी डेलीगेशन हो रहा होता है। इसका मतलब आप अथॉरिटी तो देते ही हो, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, ये भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से बिल्ड होता है एंड इट फ्लोज अपवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, क्योंकि सबॉर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा उसके सुपीरियर को। सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। भाई जिम्मेदारी वो किसको जिम्मेदार है? नीचे वाला ऊपर वाले को ही तो जिम्मेदार है कि हाँ भाई मुझे माननी पड़ेगी ये बात, राइट। ऊपर वाला नीचे वाले की थोड़ी मानता है, समझे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों जवाबदेही। यहां पे फेओल ने बात नहीं करी, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। भाई अगर मेरे पास पावर है, मेरे पास जिम्मेदारी है, तो मेरी जवाबदेही भी तो है। अगर मैं कोई भी चीज गलत करूंगा तो मैं उसके लिए आंसरेबल भी तो हूं, मुझे जवाब भी तो देना पड़ेगा ना बेटा उस चीज का। तो आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। इट मीन सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर आप नहीं करोगे तो आप आंसरेबल हो। फीचर क्या है? आंसरेबल हो आप। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। जवाब तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सबॉर्डिनेट जवाब देगा, जवाबदेही आप ही की है, ठीक है। इट इज एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक। आपको अकाउंटेबिलिटी कैसे पता चलती है? फीडबैक के थ्रू। आप फीडबैक्स लेते हो, पता करते हो काम कैसा चल रहा है। उसके बाद ये भी फ्लोज अपवर्ड। ये भी कैसे फ्लो करता है? अपवर्ड फ्लो करता है, नीचे से ऊपर। बढ़िया सर, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो। अथॉरिटी राइट टू कमांड यानी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी जवाब देना। उसके बाद डेलीगेशन, ये हो सकता है, ये पूरा नहीं हो सकता, आप अपनी सारी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, कुछ दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो ही नहीं सकती, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। ओरिजिन पावर पोजीशन से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, ठीक है। फ्लो ये डाउनवर्ड, बाकी दोनों अपवर्ड। बढ़िया सर। रिलेशन क्या है तीनों में? बस आपको ये 3 लाइन याद रखनी है। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड यानी पावर आप डेलीगेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड जिम्मेदारी आप लेते हो, एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड वो आपके ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर चिपका दी जाती है, आप उससे भाग नहीं सकते। तो बस ये 3 लाइन याद रखना, ठीक है। अब आता है बच्चों इंपॉर्टेंस। डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है या इससे क्या फायदे हैं? देखो जहां इंपॉर्टेंस होता है ना वहीं बेनिफिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट। भाई मैं अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, तो मुझे काम बांटना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इफेक्टिव कब होगा? मैनेजमेंट इफेक्टिव तब होगा
जब काम मिल बांट के करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। नंबर 2, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एम्प्लॉय वो काम कर रहा है जो नॉर्मली उसको करने को नहीं मिलता, तो उसका तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना। नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। वो मोटिवेटेड भी फील करेगा कि यार मेरे बॉस ने इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, मुझे ही केपेबल समझा, यानी मेरा प्रमोशन भी होने का चांस है, मेरा आगे बढ़ने का भी चांस है ना। तो वो मोटिवेटेड भी रहता है, वो डेवलपमेंट भी होता है उसका। ग्रोथ होगी बेटा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि आप एक वर्कफोर्स तैयार कर रहे हो जो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है ना। तो कल को आप रिटायर हो गए तो नए मैनेजर ढूंढना नहीं पड़ेगा, तैयार है, राइट। उसके बाद बेसिस ऑफ हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, वो डेलीगेशन से ही बनता है ना। मैंने जिसको काम दिया वो मेरा सबऑर्डिनेट हो गया इमीडिएट, तो वो एक हायरार्की बन गई, राइट। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन। जब काम सिस्टमैटिकली डिवाइड होता है तो क्लियर पिक्चर मिलती है कौन कितना काम करने वाला है, और इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्लैरिटी रहेगी। ठीक हो गया बच्चों, बढ़िया सर। देन लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये फियोल के प्रिंसिपल्स में थे, याद है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता था, जब सारा डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल से हो, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सारा डिसीजंस को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एक वेल प्लान्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कि टॉप लेवल को भी पावर दी जाए, मिडिल को भी दी जाए, लोअर लेवल को भी दी जाए। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फियोल ने क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होने चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी डिसेंट्रलाइजेशन भी, राइट। सर डेलीगेशन और इसमें क्या फर्क है? देखो बच्चों सुनो, डेलीगेशन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन को ही अगर एक्सटेंड कर देना तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। सर कैसे? डेलीगेशन में एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ी सी पावर्स दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर इंपोज कर रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही पावर बांटी जा रही है। तो डेलीगेशन 2 लोगों के बीच का फंक्शन है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चीज है। देखो क्या बोल रहा है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन करना अथॉरिटी का एट एवरी लेवल। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। फीचर्स क्या हैं? डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी से काफी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, इट इंप्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, हम सेलेक्ट करके अथॉरिटी को बांट देंगे। इट शोज बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल, ये दिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग केपेबल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिजर्विंग है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कॉम्पिटेंट है, तभी तो आपने उनको पावर्स दी। इट इंडिकेट्स एम्प्लॉइज एट मिडल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम बात हो गई। उसके बाद इट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स, ये बताता है कि हर लेवल पे लोगों को पावर्स की जरूरत थी, इसीलिए दी गई। उसके बाद द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट्स, टॉप मैनेजमेंट बहुत केयरफुली सेलेक्ट करता है कि वो कौन से डिसीजंस हैं जो नीचे दिए जाएंगे, पावर्स दी जाएंगी, और कौन से वो खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, ये वही फियोल वाली बात। सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल, डेलीगेशन नेसेसरी होता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि हर मैनेजर अपना थोड़ा थोड़ा काम बांटता ही है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना मत करो। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, ये मैंने बता दिया। डेलीगेशन में वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2, 2 लोगों के बीच में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों लगभग सेम, जो डेलीगेशन की थी ना लगभग वही सेम है सारी की सारी चीजें, क्योंकि वहां भी पावर्स को बांटा जा रहा है, बस वहां पे 2 लोगों के बीच में है, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, लेकिन बात तो वही है ना। अगर हम ब्रॉड लेवल पे सोचें तो पावर्स को बांटा जा रहा है ना, तो इंपॉर्टेंस बहुत हद तक सेम है। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप होगा। इनिशिएटिव का मतलब वो आगे बढ़ के आएंगे, काम करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, तो इट डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स, सही बात है। दूसरा बोल रहा है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, सेम पॉइंट पीछे भी आया था कि आप मैनेजर, आप वर्कफोर्स तैयार कर रहे हो कि आपको जब भी रिटायर होना होगा आपके पास एक रेडी वर्कफोर्स है, वही यहाँ पे बोल रहा है। मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, ये तो होगा ही होगा, जब हर लेवल पे आप डिसीजन मेकिंग पावर बांट दोगे तो उनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होगी,
बढ़िया सर। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को काफी रिलीफ मिलेगा, वो जो ओवरबर्डन थे उससे नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, ओवरबर्डन फील नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रोथ होगी, ओवरऑल ग्रोथ होती है बेटा जब हम पावर्स को बांटते हैं, और कंट्रोल करना बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर लेवल अपने डिसीजन ले सकता है, तो अगर कुछ गलती करेंगे तो हम उनको पकड़ सकते हैं कि अब तो हमने तुमको पावर दी थी ना, अब गलती क्यों हो रही है, तो ये बोलता है बेटा। लास्ट में बच्चों एक डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत आएगी तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका। और इसी के साथ ऑर्गेनाइजिंग भी आपका समाप्त। तो बच्चों 5 चैप्टर तुमने बिजनेस स्टडीज के पूरे कर लिए, 1 2 3 4 5। आज डे क्या है? डे है आज थर्सडे। हाँ, तो हम स्टाफिंग भी खत्म कर देंगे इस वीक में, फ्राइडे सैटरडे में, तो आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 50% बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी। बस पढ़ते रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया और तुमने फोड़ दिया बढ़िया तरीके से पेपर में। तो बिल्कुल भी पीछे मत हटना, मोटिवेशन नीचे मत जाने देना, पढ़ते रहो, रेगुलरली पढ़ो और खूब फोड़ो एग्जाम में, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।